हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम कांटेक्ट प्रोसेस देखेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि देखेंगे। कौन सी विधि है ये? संपर्क विधि। कौन सी विधि बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण की संपर्क विधि या संस्पर्श विधि। संस्पर्श विधि इंग्लिश में बोलते हैं, इसको कांटेक्ट प्रोसेस बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछी ही जाती है लगभग किसी न किसी सेट में, तो बड़े काम की है विधि। देखो, ये आती है आपके ग्रुप नंबर 16 में। कौन से ग्रुप का ये क्वेश्चन है? क्योंकि सल्फर का यौगिक है सल्फ्यूरिक अम्ल, तो ग्रुप नंबर 16 में आते हैं। ग्रुप नंबर 16 में सबसे ज़्यादा पूछी जाता है, क्योंकि ग्रुप नंबर 16 में जो होता है आपका क्या क्या आता है ग्रुप नंबर 16 में? ऑक्सीजन आपने पढ़ा, डाई ऑक्सीजन आपने पढ़ा, फिर ओजोन पढ़ा, फिर आप आ जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ना तो उतना इम्पॉर्टेंट डाई ऑक्सीजन होता है, ना तो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ना तो ओजोन होता है, जितना इम्पॉर्टेंट ये होता है। तो ग्रुप नंबर 16 में सबसे ज़्यादा इसी को पूछा जाता है। ग्रुप नंबर 15 की बात करें तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा नाइट्रिक अम्ल पूछा जाता है। नाइट्रिक अम्ल की बर्कलैंड विधि और ओस्टवाल विधि, ये दोनों आती। तो आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद हम जो भी इंपॉर्टेंट ज़्यादा टॉपिक हैं जो भी पूछे जाते हैं उनके आपको इसी तरह के वीडियो बना के आपको देते रहेंगे, तो आप अपना रिवीजन अच्छे से कर पाएंगे। पहले तो ये फिगर कुछ कठिन नहीं है। सबसे आसान फिगर जो बोर्ड पे भी मैंने बना रखा है, इससे आसान फिगर आपको शायद ही मिल पाए। तो सबसे आसान फिगर है ये, इसको मैं समझाऊंगा भी। पहले में हम इसका सिद्धांत देख लेते हैं। पहले जान लेते हैं थोड़ा सा सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में। किसके बारे में? सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, सल्फ्यूरिक अम्ल का अर्सोत होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4। संरचना की बात करें इसकी, हम संरचना की बात करें तो सल्फर अकेला होता है, और ये जानते हो आप 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके बाहरी कोष में। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 के साथ ऑक्सीजन, 2 के साथ ऑक्सीजन, और एक के साथ फिर ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन बचा है एक इनके साथ लग जाता है। ये होती है इसकी संरचना। आ गई बात समझ में? संरचना के बाद हम इस पर संकरण देखेंगे, तो संकरण हो जाएगा। इस पर कितने आइटम अटैच हैं? एक आइटम सल्फर के साथ, तो एक आइटम, 2 आइटम, 3 आइटम, 4 आइटम जुड़े हैं। 4 आइटम के हिसाब से 4 कक्षक भाग ले हैं। 4 कक्षक भाग, एक एस का 3 पी के, sp3 संकरण होगा। कौन सा संकरण? sp3 संकरण होगा इसमें। आ गई बात समझ में? अब इसको मिटाते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा भी कहते हैं, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल ही ऐसा अम्ल है जिसका प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। जिसका प्रयोग क्या किया जाता है? सर्वाधिक किया जाता है। चलो अब बात करते हैं इसके सिद्धांत है। हाँ, इसको ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? विट्रियोल भी कहते हैं। अर्थात ऑयल ऑफ विट्रियोल का क्या मतलब है? तेलों का विट्रियोल। अच्छा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कांटेक्ट प्रोसेस के सिद्धांत की बात करते हैं, तो इसका सिद्धांत जो होता है, सिद्धांत की बात करें तो इसका क्या होता है सिद्धांत? ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये 3 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में? 3 स्टेप में। सल्फर को हम सबसे पहले वायु में जला देते हैं। सल्फर को क्या करते हैं? स्टेप नंबर फर्स्ट में बता रहा हूँ। सल्फर को क्या करते हैं? वायु में जला देते हैं, तो क्या बना लेता है? SO2। अब जरूरी नहीं है सल्फर को ही जलाओ, सल्फर को जलाओ या फिर सल्फाइड अयस्कों को जलाओ, आपको सल्फ्यूरिक ही मिलेगा। जो सल्फाइड अयस्क होते हैं आपके, उनके द्वारा भी आप SO2 को प्राप्त कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? उनके द्वारा भी आप SO2 को प्राप्त कर सकते हैं। ZnS जला सकते हो। इसकी ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया तो क्या बनाएगा? जिंक ऑक्साइड और प्लस SO2। आयरन का ऑक्साइड, इसको भी जला सकते हो आप, ये भी क्या बनाएगा? SO2। आ गई बात समझ? इनमें से कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फिगर में सिर्फ सल्फर ले रखता है,
तो हम इसी को जाने। ठीक है बाबू, चलो तो सल्फर को जला देते हैं। सल्फर को जलाने से SO2 प्राप्त हो जाती है। दूसरे स्टेप में क्या क्या होता है, दूसरे स्टेप में कौन सी क्रिया होती है, जो SO2 होता है, जो SO2 होता है बाबूजी, वो क्या करता है, जो SO2 होता है ऑक्सीजन से द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता। किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, इसके लिए टेम्परेचर लगभग 350 से 450 डिग्री सेल्सियस होता है। ये क्रिया यहाँ पे होती है। अभी इसको समझाएंगे। ये क्रिया इस वाले कक्षा में होती है, उत्प्रेरक कक्षक में। V2 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड किसमें, या सल्फाइड में, सल्फाइड में अर्थात SO3 में ऑक्सीकृत हो जाती है, अर्थात ऑक्सीजन से क्रिया करके SO3 बना लेती है। आगे बात समझ, इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 लगाओगे, यहाँ पे 2 लगाओ तो 6 हो गए, तो यहाँ पे 3 लगाओगे। 3 नहीं लगाओगे, यहाँ पे ये 2 2 4 और 6, तो यहाँ पे 2 लगाओगे। आ गई बात समझ में। और यहाँ पे 2 लगानी जरूरत, क्योंकि सल्फर डबल हो गए तो यहाँ पे 2 लगाओ। 2 2 4 2 6 हो गया बैलेंस। अब मेरी बात सुनो, तो यहाँ पे कुछ बुक में केल्विन में टेम्परेचर लिख, केल्विन में 770 या 73 77 ऐसे टेम्परेचर, इतने केल्विन दिया रहता है। इतना टेम्परेचर होना चाहिए डिग्री सेल्सियस में, इतना, केल्विन में है तो इतना। अब तीसरे स्टेप में क्या होता है बाबू, तीसरे स्टेप में SO3 जो होती है, SO3 जो होती है वो किससे क्रिया कर लेती है, वो H2 सांद्र H2SO4 सांद्र H2SO4 से क्रिया करके ओलियम बनाते हैं। यहाँ पे एक तरह के योगात्मक अपक्रिया होती है। योगात्मक अपक्रिया मतलब दोनों का योग हो जाता है। योग कैसे होता है, H2S कितने हो जाएंगे, H2O कितने हो जाएंगे, 4 और 3 7। इसको बोलते हैं बेटा ओलियम। क्या बोलते हैं, ओलियम। क्या बोलते हैं, ओलियम। इसको ओलियम बोलते हैं। आ गई बात समझ में। अब ये इस ओलियम को क्या करते हैं, ओलियम कहाँ पे प्राप्त हो रहा है, ये देखो अवशोषण स्तंभ में प्राप्त हो रहा है, वो ओलियम बना है वहाँ पे। अब इस ओलियम को क्या करते हैं, इस ओलियम को हम बताते हैं आपको क्या करते हैं। इस ओलियम को जल द्वारा तन करते हैं, जल से या फिर जल से क्रिया कराने पर, इसमें जल मिलाने पर, इसमें जल मिलाने पर सांद्र H2SO4 प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे जो सांद्र H2SO4 क्या मिलाते हैं, जल मिलाते हैं, तो क्या प्राप्त हो जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। इसके 2 अण प्राप्त होते हैं। समझ में आ गई बात, आ गई आपको बात समझ में। अब यहाँ पे SO3 से H2SO4 से, यहाँ पे जो H2SO4 लेते हैं लगभग कितना सांद्र होता है, 98% तक सांद्र होता है। ठीक, आगे बात समझ में। तो ओलियम बन जाता है। ओलियम को हम अगले स्टेप में क्या करते हैं, ओलियम को जल से क्रिया कराते हैं या फिर जल द्वारा तन करने पर सांद्र H2SO4 प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि हमने जब SO3 में डायरेक्ट अगर पानी मिला देते हैं तो भी H2SO4 बन जाता है। तो अभी क्या बन जाता है, H2SO4। तो ऐसे नहीं बनाते हम, ऐसे बनाते क्यों, एक चीज़, इसके 2 कारण मैं बनाता हूँ। जब डायरेक्ट सल्फाइड जो होता है SO3 की डायरेक्ट जल से क्रिया करा देते हैं तो H2SO4 का धुंध प्राप्त होता है। क्या, H2SO4 का धुंध प्राप्त होता है। इसके लिए इसकी डायरेक्ट क्रिया इससे नहीं कराते हैं। एक बात और, यहाँ पे देखेंगे 1 अण बनता है, यहाँ पे कितने अण बनता है, यहाँ पे 1 अण बनता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ H2SO4 के 2, तो ये इसमें ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है, इसलिए ये व्यापारिक रूप से अधिक लाभदायक होती है। इसलिए इस तरह से न करा के इस तरह से भी हम कराते हैं। इसके 2 ही कारण हैं। अब आ गई बात इतनी समझ में, ये इसका सिद्धांत हो गया। अब पूरा मेथड, पूरी विधि इस फिगर द्वारा समझते हैं। सबसे पहले इस तरह का पूरा सेटअप होता है। सेटअप में क्या करते हैं, सबसे पहला क्या होता है, सल्फर बर्नर होता है। बर्नर जिसमें बर्न करते हैं वही तो होगा बर्नर। इसमें सल्फर रख दिए जाते हैं, सल्फर को इसमें हम जलाते हैं। सल्फर जलेगी तो किसकी मदद से जलेगी, वायु की मदद से, क्योंकि वायु तो देनी ही पड़ेगी। बाहर से वायु देते हैं तो वायु बाहर से जाती है, सल्फर जलती है। वायु में क्या होती है, ऑक्सीजन। सल्फर ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेती है, SO2 बना लेती। अब यह जरूरी नहीं सारी की सारी जितनी वायु डाले हैं अंदर सारी की सारी सल्फर से क्रिया कर ली होगी, तो कुछ ऑक्सीजन और SO2 और भी गैसें हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कितनी ही गैसें। तो यहाँ पे अशुद्धिक रूप में, क्योंकि वायु जो भेजी गई है वो कोई शुद्ध करके नहीं भेजी गई है। यहाँ पे और भी गैसें हो सकती हैं, धूल मिट्टी, ये सारी अशुद्धियाँ हो सकती हैं। तो यहाँ पे जो प्राप्त हुई है SO2, ये गैसों को जो मिश्रण प्राप्त हुआ है, गैसीय मिश्रण, ये अशुद्ध है। इसलिए लिखा है यहाँ पे SO2 और प्लस O2 जो भी गैसें हैं यहाँ पे अशुद्ध रूप में। इनको भेज देते हैं हम, कहाँ पे भेज देते हैं,
इसका नाम नहीं लिखा है यहाँ पे, हम इसको लिख देते हैं अवक्षेपक। अवक्षेपक, ये अवक्षेपक का काम करता है। यहाँ पे अवक्षेप बना के नीचे बैठा देता है। जो यहाँ पे भारी कण, जो धूल मिट्टी कण होते हैं वो भारी होकर नीचे बैठ जाते हैं, अर्थात ये अवक्षेप बनाने का काम करता है। अवक्षेप जो होता है नीचे बैठ जाता है पीपीटी के रूप में, उसे क्या बोलते हैं, अवक्षेप। तो यहाँ पे जो भारी कण होंगे ये भारी होकर यहाँ पे अवक्षेप उनके पहचान कर लेता है और उनके वो भारी होकर इसकी तली में बैठ जाते हैं, फिर हम उन्हें अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आगे इसमें ये काम होता है। आगे जरूरी नहीं कि सारे के सारे जो भी कण है वो भाग गए, मतलब यहाँ पे जो गैसों का मिश्रण है, गैसों का मिश्रण धूल मिट्टी कण थे, गैसों के साथ साथ भाग रहे हैं, तो यहाँ पे भारी होकर नीचे बैठ गए तो उन्हें हम अलग कर लेंगे। यहाँ पे ऊपर से इसमें पानी डालते हैं। ये कौन क्या होता है, धावन व कूलिंग टावर। अर्थात अब सुनो मेरी बात, जब यहाँ पे गैसों को जलाया गया था तो गैसें जो थी वो गर्म गैसें थी। गैसें क्या थी, गर्म। अब इन्हें यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन्हें यहाँ पे धुलते हैं। धुलने के लिए जो धूल मिट्टी कण थे ऊपर से पानी डालते हैं, इसमें गुजारते हैं गैसों को, तो ऊपर से पानी डालते हैं। तो धूल मिट्टी भी जो नीचे बैठी भारी होकर नीचे बैठी थी, ऊपर से पानी पड़ते हैं नीचे, यहाँ से पानी के साथ घुल मिल के निकल गई। और यहाँ पे जो गर्म गैसें थी वो भी क्या हो गई, ठंडी हो गई। अब यहाँ पे गैसों के साथ ऐसा नहीं है कि जब गैसों के साथ पानी डाले जाएगा या SO2 जो भी गैसें होंगी उनमें नमी आ जाए, क्योंकि जब आप देखते हैं बारिश होती है तो हवा जो होती है ठंड हो जाती है। वहाँ पे हवा ठंड होने का मतलब ये है हवा में नमी आ गई है। हवा में क्या आ गई है, नमी आ गई है। तो हवा यहाँ पर जो भी हमारा गैसीय मिश्रण होगा नम हो जाएगा। तो उसे आगे हम गुजारते हैं किसमें, शुष्कन टावर में, शुष्क करते हैं। शुष्कन कक्ष कह सकते हैं, चाहे टावर कह सकते हैं। जहाँ जहाँ टावर लिखता है वहाँ पे आप कक्ष भी लिख सकते हैं। शुष्कन टावर में किसके द्वारा, सांड H2SO4 द्वारा शुष्क करते हैं, क्योंकि सांड H2SO4 का कार्य ही होता है निर्जलीकारक। सांड H2SO4 निर्जलीकारक के रूप में प्रयोग होता है, ये जल को बाहर कर देता है। अर्थात यहाँ पे इसके द्वारा हम शुष्क कर लेंगे। यहाँ पे जो भी पानी हो, जो भी जल होगा ये उसको बाहर कर देगा और व्यर्थ अम्ल के रूप में वो बाहर हो जाएगा। आ गई बात। अब यहाँ पे जो आगे गैस प्राप्त हुई है, यहाँ पे SO2 + O2 ही है, वो आगे जा रही है। लेकिन यहाँ पे जो है ये जो गैसें हैं ये शुष्क अवस्था में, किस अवस्था में बाबूजी, ये शुष्क अवस्था में। ये किस अवस्था में, शुष्क अवस्था में। अब इन गैसों को पहले कहाँ डलाते हैं, आर्सेनिक में, आर्सेनिक शोधक में। आर्सेनिक शोधक में होता है बेटा जी आयरन का हाइड्रॉक्साइड होता है, आयरन का हाइड्रॉक्साइड होता है। ये क्या काम करता है, ये आर्सेनिक की अशुद्धियों को, अगर मान लो गैसीय मिश्रण में हमारे आर्सेनिक की अशुद्धियाँ होती हैं तो आर्सेनिक अशुद्धियों को अधिशोषित कर लेता। क्या कर लेता, अधिशोषण वाले में चैप्टर में आपने पढ़ा होगा अधिशोषण क्या होता, मतलब उसकी सतह से आर्सेनिक की अशुद्धियाँ क्या होती हैं, चिपक जाती हैं, अर्थात अधिशोषित हो जाती हैं, अर्थात ये गैसीय मिश्रण से पृथक हो जाती हैं। तो गैसीय मिश्रण में अगर आर्सेनिक की अशुद्धियाँ होती हैं तो यहाँ पे आयरन के हाइड्रॉक्साइड में वो अधिशोषित होकर पृथक हो जाते हैं। ये आर्सेनिक शोधक का काम होता है। अब इसके बाद हीटर में जाता है, गैसीय मिश्रण हीटर में जाता है तो यहाँ पे इसका काम होता है टेम्परेचर बनाना, क्योंकि अभी हमने बताया है इस क्रिया में, इस वाली क्रिया में SO2 ऑक्सीजन से क्रिया करके SO3 बनाती है। इसके लिए वेनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक होता है और टेम्परेचर होता है 350 से 450 डिग्री सेल्सियस या 777 या 73 ऐसे लिखा रहता है बुक में, अलग अलग थोड़ा थोड़ा, ठीक है, डिग्री सेल्सियस केल्विन में। तो यहाँ पे इसको गर्म करते हैं, क्योंकि यहाँ पे उतना टेम्परेचर चाहिए। टेम्परेचर देने का काम कौन करता है, हीटर करता है। गैसों को क्या करता है, गर्म करता है, गैसें उतने ताप बन जाता है। तो ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में अधिक से अधिक क्रिया करती है। SO2 अणु ऑक्सीजन से अधिक क्रिया कर सकते हैं। ऐसे करेंगे तो बहुत कम मात्रा में, लेकिन इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये क्रिया फास्ट और अधिक होती है, इसलिए इस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। इस उत्प्रेरक के उपयोग से अधिक हमें जो सल्फर डाइऑक्साइड है सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल जाती है। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया होगी, यहाँ पे ये वाली क्रिया होती है, समझ गए। इसको संपर्क स्तंभ क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे SO2 O2 के संपर्क में आकर SO3 में बदल जाती है। आ गई बात समझ में। अब इसको आगे कहाँ गुजार देते हैं, इसको आगे गुजार देते हैं हम बाबूजी अवशोषण स्तंभ, अवशोषण कक्ष या अवशोषण स्तंभ। इसमें ऊपर से सांड H2SO4 डाला जाता है, तो SO3 सांड H2SO4 डाला जाता है। तो SO3 सांड H2SO4 क्या करके क्या बनाती है, ओलियम बनाती है। यहाँ पे जो ए लगे हैं ये सिलिका के पत्थर हैं, क्वार्ट्स जिन्हें बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वार्ट्स जिन्हें बोलते हैं। ये सिलिका के पत्थर होते हैं। किसके पत्थर होते हैं, SiO2। इन्हें क्यों लगाया कि इनका कोई
खासा रोल नहीं है, हालांकि रोल है लेकिन इनका कोई कार्य नहीं होता। यहाँ पे कार्य क्यों होता? क्योंकि सान H2 सपोर्ट डालेंगे तो ये द्रव होता है, द्रव डायरेक्ट जाकर नीचे बैठ जाएगा। जो यहाँ पे SO3 गैस जा रही है, SO3 ये क्या है? शुद्ध है। यहाँ पे कौन सी गैस जा रही है? शुद्ध SO3 जा रही है, शुद्ध SO3 जा रही है। SO3 क्या है? शुद्ध है। अब शुद्ध SO3 ऊपर जाएगी, गैस है तो ये ऊपर भागेगी और ये नीचे भागेगा। इन दोनों को हो सकता है उतना ज़्यादा संपर्क ना बने, तो यहाँ पे ये लगाएंगे तो वो इनसे होके, इनके बीचों बीच से होके जाएगी, और जब सान H2 सपोर्ट भी डालेंगे तो इनको बीचों बीच से होकर आएगा धीरे धीरे। तो वहाँ पे गैस और द्रव का दोनों का संपर्क या फिर मिलन आसानी से ज़्यादा मात्रा में होगा। ज़्यादा मात्रा में होगा तो ज़्यादा मात्रा में ओलियम बनेगा। समझ आ गई बात? इसलिए इसको लगाते हैं। अब दोनों से आपस में संपर्क में आते हैं, क्रिया कर लेते हैं, अर्थात यहाँ पे H2SO4 द्वारा SO3 अवशोषित हो जाती। क्या हो जाती? अवशोषित। अर्थात H2SO4 में SO3 अवशोषित होकर क्या बना लेती है? ओलियम बनाती है। अब ओलियम जो मिल जाता है हमें, उसको जल द्वारा तन करने पर सान H2SO4 प्राप्त हो जाता है। ये थी आपकी संपर्क विधि, बहुत इंपॉर्टेंट है संपर्क विधि। ये आप अभी इस वीडियो में इतना ही रखेंगे हम, और इसको आप रिपीट करिएगा, वीडियो को फिर से देखिएगा, कोई कठिन नहीं है, एकदम आसान है। मैं एक बार 2 मिनट में और रिपीट करवा दे रहा हूँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसके हम थोड़े कुछ इंपॉर्टेंट रासायनिक गुण अगली वीडियो में देख लेंगे। अगले दिन 15-20 मिनट के वीडियो बना के जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, उन्हें हम एक वीडियो में देख लेंगे। फिर आगे हम ग्रुप नंबर 17 में जाएंगे, वहाँ पे क्लोरीन होता है, क्लोरीन सबसे ज़्यादा वहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उसको देखेंगे। फिर ग्रुप नंबर 18 में थोड़ा जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसको देख लेंगे। फिर पी ब्लॉक हमारा हो जाएगा फिनिश्ड। पी ब्लॉक में जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसके मैं वीडियो आपको बना के प्रोवाइड करा दूंगा। तो क्या किए थे हम? सबसे पहले सल्फर बर्नर में सल्फर को जलाए थे, तो क्या बन गई थी? SO2 बन गई थी, और ऑक्सीजन का मिश्रण था। गैसीय मिश्रण को हम कहाँ भेजे थे? अवक्षेपक में। तो अवक्षेपक में जो भी धूल मिट्टी कण की अशुद्धियाँ थी वो नीचे भारी होकर तली में बैठ जाती हैं। अब आगे हम इस गैसीय मिश्रण को धावन या कूलिंग टावर में भेजते हैं। धावन या कूलिंग टावर में ऊपर से जल प्रवाहित करने पर जहाँ पे जो भी गैसीय मिश्रण हो, गैस धूल मिट्टी कण होके जल के साथ घुलकर व्यर्थ पानी के रूप में बाहर हो जाते हैं। गैसीय मिश्रण को कहाँ डलाते हैं? शुष्कन टावर में गुजारते हैं। शुष्कन टावर में नम गैसीय मिश्रण सान H2 की उपस्थिति में क्या हो जाती है? शुष्क हो जाती है। अब शुष्क गैसीय मिश्रण को हम आर्सेनिक शोधक में भेजते हैं। आर्सेनिक शोधक में FeOH का होल थ्राई या फिर आयरन का हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में आर्सेनिक की उपस्थितियाँ इसमें क्या हो जाती है? अधिशोषित होकर पृथक हो जाते हैं। अब गैसीय मिश्रण को हीटर में गुजारते हैं। हीटर में यह गैसीय मिश्रण क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। इसका यह तापमान नियंत्रक होता है। यहाँ से कुछ बुक में लिखा था रेगुलेटर भी लगाते हैं। इसके तापमान को हम घटा बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, यह तापमान का नियंत्रण या तापमान के मेंटेनेंस से कार्य करता है। ठीक है, आगे फिर कौन सा? संपर्क स्तक में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में SO2 ऑक्सीजन से क्रिया करके SO3 में ऑक्सीकृत हो जाती है। यह शुद्ध SO3 को हम अवशोषण अवस्था में भेजते हैं, जिसमें शुद्ध SO3 सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा अवशोषित होकर ओलियम में परिवर्तित हो जाती है। प्राप्त ओलियम को जल द्वारा तन करने पर सान सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे आप इसे बुक में पूरी विधि लिख भी सकते हैं। सल्फर बर्नर हेडिंग डालेंगे तो इसकी बात लिख लेंगे, और अवक्षेपक हेडिंग डालेंगे इसकी बात लिख लेंगे, फिर डालेंगे धावन व कूलिंग टावर इसकी बातें लिख देंगे। ऐसे पूरा मेथड लिख भी दिया जाता है जैसे मैंने बोला है, इसी तरह बस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।